समथिंग इन बिटवीन के 224वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। शंख ध्वनि, घंटों और मंजीरों और वेद मंत्रोच्चार के बीच उत्तर प्रदेश में बसपा ने विधानसभा चुनाव के प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। चुनाव के श्री गणेश के लिए राज्य के सबसे बड़े आस्था के केंद्र अयोध्या को चुना है। जय भीम, जय भारत के साथ ही जय श्री राम और जय परशुराम बसपा का नया नारा है। जाहिर तौर पर बसपा सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर से राज्य के 13% ब्राह्मण मतदाताओं की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उसी ब्राह्मण मतदाताओं की ओर जिसके सहारे बसपा पहली बार अपने दम पर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। सवाल है कि क्या इस बार बसपा की रणनीति सफल होगी? ब्राह्मण बिरादरी भाजपा का रथ छोड़कर फिर से हाथी पर सवार होने का मन बना पाएगी? जाहिर तौर पर अगर ब्राह्मणों ने पाला बदला तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। खासकर अगर ये बिरादरी बसपा के साथ गई तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। वह इसलिए कि राज्य में दलित मतदाता 23% हैं तो ब्राह्मण मतदाता 13%। अगर ये दोनों बिरादरी के साथ नजर आई तो स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी बसपा से जुड़ेगा। वह इसलिए कि राज्य में मुसलमान मतदाता उसी दल या गठबंधन के साथ जाएंगे जिसमें राज्य में सत्ता परिवर्तन की ताकत दिखेगी। कहना नहीं होगा कि बसपा ने राज्य में अपनी राजनीति की शुरुआत ब्राह्मणवाद के विरोध से शुरू की थी। पार्टी अगली जातियों के खिलाफ बेहद मुखर थी। तब पार्टी का सबसे लोकप्रिय नारा खुलकर तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार हुआ करता था। इस नारे और पार्टी के संस्थापक कांशी राम की अद्भुत संगठन क्षमता की बदौलत बसपा दूसरे दलों के समर्थन से कई बार सत्ता में आई। कांशी राम की विदाई के बाद बसपा की राजनीति ने यू टर्न लिया। पार्टी ने पहली बार ब्राह्मण बिरादरी को साधने की रणनीति बनाई। देखते ही देखते पार्टी का नारा बदल गया। जूते मारो चार की जगह पार्टी का मुख्य नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। अब एक दशक से राज्य की सत्ता से दूर और अपने वजूद को बचाने के लिए छटपटा रही पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक और नया नारा दिया है। अयोध्या में फूके गए चुनावी शंखनाद के दौरान जय श्री राम और जय परशुराम के भी नारे लगे। चुनाव प्रचार के आगाज के लिए पार्टी ने अयोध्या का चयन किया। ब्राह्मण बिरादरी को साथ आने और सम्मान पाने का खुला प्रस्ताव दिया। इसके अलावा चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उसकी पत्नी को पार्टी की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की। इशारा साफ है। बसपा को ब्राह्मणों का साथ हासिल करने के लिए उस हिंदुत्व की राजनीति से परहेज नहीं है जिसकी कल्पना इस पार्टी की स्थापना के दौरान किसी ने भी नहीं की होगी। पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन, जिसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी कर दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की रणनीति दिखाई देती है। चूंकि इस बिरादरी को हिंदुत्व से प्रेम है, इसलिए बसपा हिंदुत्व से दूरी दिखाने से परहेज कर रही है। हिंदुत्व को स्वीकार करने का संदेश देने के लिए ही इस गोष्ठी का भावी आयोजन अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और चित्रकूट से किए जाने की योजना है। कहना नहीं होगा कि ये सभी स्थान हिंदुओं और खास तौर से ब्राह्मणों की आस्था से जुड़े हैं। बसपा ने रही सही कसर अपने कार्यालय में राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर पूरी कर दी है। हालांकि अहम सवाल है कि ब्राह्मण बिरादरी बसपा के प्रति किस हद तक आकर्षित हो, और यह भी कि क्या बसपा की दलितों के बीच पुरानी पैठ कायम है? क्या अब भी बसपा और बसपा प्रमुख दलितों का निर्विवाद नेता है?
इन सवालों का जवाब लोकसभा के 2 और विधानसभा के 1 चुनाव ने दे दिया है। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा को सपा से गठबंधन का लाभ हुआ। साल 2014 के चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रही बसपा के संसद सदस्यों की संख्या 10 हो गई। मगर इन तीनों चुनावों ने बताया कि बसपा में जाटवों के इतर अन्य दलित जातियों ने भाजपा से अच्छी तरह से घुटपैठ कर ली है। इसके अलावा बीते करीब 4-5 सालों में मायावती की राजनीति हतप्रभ करने वाली है। आक्रामकता जो उनकी पहचान थी, उससे बहन जी बहुत दूर जा चुकी है। इसके अलावा भाजपा के साथ साथ चंद्रशेखर रावण भी बहन जी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बसपा प्रमुख पहले की तरह दलितों को अपने साथ खड़ा रख पाने में कामयाब होती है या नहीं। हाँ, यह सही है कि राज्य के ब्राह्मण मतदाता योगी सरकार से नाराज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वैसे भी ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच पुरानी अदावत रही है। हालांकि बीते 3 चुनावों में इन दोनों बिरादरियों ने सब कुछ भूलकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता माना। भाजपा की मुश्किल यह है कि वह बीते विधानसभा चुनाव में जरूर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही, मगर यह भी सच है कि तब पार्टी ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा नहीं बनाया था। तीनों ही चुनावों में पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे। इस बार जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री होने के नाते पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। भाजपा की कई दूसरी परेशानी भी है। मसलन साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, उसमें लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तो इसमें बहुत तेज गिरावट महसूस की जा रही है। पार्टी को हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में अपने स्थानीय चेहरे से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मोदी समर्थक मतदाता विधानसभा चुनाव में उसी शिद्दत के साथ भाजपा के साथ खड़े नहीं होते हैं। यही कारण है कि बंगाल के नतीजे के बाद भाजपा ने राज्यवार नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति बनाई है। जहां तक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बिरादरी का सवाल है, तो ये सच्चाई है कि इस बिरादरी में भाजपा के प्रति नाराजगी है। मगर क्या यह नाराजगी इतनी ज्यादा है कि यह बिरादरी भाजपा को हराने में जुट जाए? वैसे भी यह बिरादरी बसपा के साथ तभी जुड़ेगी जब उसे लगेगा कि उसके समर्थन से बसपा सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बसपा भाजपा को हराने की धारणा बना पाएगी? जाहिर तौर पर यह मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि बीते 1 दशक में बसपा के दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से के भी उससे छिटकने का संदेश गया है। इसके अलावा राज्य के मुसलमान मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सपा के साथ खड़ा दिखाई देता है। हालांकि यह सच्चाई है कि बसपा के नए दावों ने साफ संदेश दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। पहली बार किसी दल ने भाजपा के कोर वोट बैंक ब्राह्मण बिरादरी में सेंध लगाने की खुलकर कोशिश की है। इससे पहले सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दल भाजपा विरोधी वोट बैंक को ही साधने में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे थे। साफ है कि अभी राज्य में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की रणनीति को आकार लेने में समय लगेगा। अगले 2-3 महीने में राज्य के सियासी समीकरण में तेजी से बदलाव होंगे। यही बदलाव बताएगा कि इस बार चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। नमस्कार।